हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था समुच्चय, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 के अंतर्गत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए आइए देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय। इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समष्टि कहीं कहीं समष्टि लिख के आएगा, कभी जो है सार्वत्रिक समुच्चय लिख के आएगा। तो आप लोग इसको समझ जाइएगा कि यही यूनिवर्सल सेट है। तो चलिए आइए देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखिए बेटा, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जो बहुत सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा समुच्चय जो बहुत सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, उस समुच्चय को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे ज़्यादातर यू से ही प्रदर्शित किया जाता है और कहीं कहीं पर यस या इससे भी प्रदर्शित करते हैं। तो आपके बुक्स में ज़्यादातर ये आपको यू से ही मिलेगा कि सार्वत्रिक समुच्चय यू से ही प्रदर्शित किया गया है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा समुच्चय जो बहुत सारे समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, उदाहरण दिया है आपके, ये 3 समुच्चय दिया है। ए इज इक्वल टू मझले कोष्ठक में 1 2 3 एक समुच्चय ये दिया है। दूसरा क्या दिया है? 3 4 5 दिया है। और तीसरा दिया है सी इज इक्वल टू 6 7 8। तो आपका परिभाषा क्या है? ऐसा समुच्चय जो बहुत सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय है। तो हमें क्या करना है? ये समझ लीजिए, आपके ये बहुत सारे समुच्चय हो गए। ठीक है, बहुत सारे में कई आ गए। तो ये मान लीजिए ये आपके समुच्चय हैं। इसका हमें निकालना क्या? उपसमुच्चय। अब इसका उपसमुच्चय के कैसे आप जानते हो? उपसमुच्चय में क्या होता है कि आपके ये जितने भी अवयव हैं आपका जो है इसमें होना चाहिए। तो देखिए, सार्वत्रिक समुच्चय को यू लिखते हैं, यू इज इक्वल टू, तो देखिए आपका ये समुच्चय है। तो 1 2 3 जितने भी अवयव हैं उसको इसमें सार्वत्रिक समुच्चय में इसको अंदर लिखेंगे, इस मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। लेकिन अगर कोई अवयव दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसको जो है छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला है क्या? 1 2 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 लिख दिया। उसके बाद बी में देखिए 3 4 5, तो 3 लिख चुके हैं इसलिए 3 को छोड़ देंगे, आगे लिखेंगे 4 5। ठीक, उसके बाद 6 7 8, 6 7 8, ये आपका क्या हो गया? आप परिभाषा देखिए, ऐसा समुच्चय जो बहुत सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो ये जो है ये आपका क्या है? ये समुच्चय क्या है? ये बहुत सारे समुच्चयों का ये क्या है? उपसमुच्चय हुआ। यही क्या है? आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। तो अब आप समझ गए, बहुत सारे समुच्चयों का ये उपसमुच्चय है। ठीक है, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, यही आपका क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है वेन आरेख। आप लोग सोच रहे होंगे ये वेन आरेख क्या है? अगर इसे वेन डायग्राम कह दिया जाए, अगर ये आरेख को डायग्राम कह दिया जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डायग्राम मतलब कोई चित्र। तो आप सबसे पहले इसको बेसिक जानते हैं। एक बेटा हुए हैं गणितज्ञ जिनका नाम था जॉन वेन। एक जॉन वेन नाम के एक क्या थे? गणितज्ञ थे या मैथमेटिशियन कह सकते हो। जॉन वेन नाम के एक गणितज्ञ थे। तो इन्होंने क्या बताया? समुच्चय को प्रदर्शित करने का एक तरीका बताया था। अभी तक आप समुच्चय को 2 रूपों में आप लोग प्रदर्शित करते थे। पहला रोस्टर विधि से और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि से।
तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सबसे पहले समुच्चय को प्रदर्शित करने का एक तरीका बताया था, ठीक है। और समुच्चय को दर्शाने के लिए अभी तक आप लोग कितनी विधियों का प्रयोग कर रहे थे? 2 विधि का। कौन कौन सी विधि थी? हम लोग कर रहे थे पहली विधि, आपने स्टार्टिंग में बताया था, रोस्टर विधि, ठीक। पहली विधि रोस्टर विधि थी और दूसरी विधि क्या थी आपकी? समुच्चय निर्माण विधि। अभी तक आप ये 2 विधि पढ़ते आए। तो जो जॉन बेन थे उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने कहा इसके अलावा भी समुच्चय को आरेख विधि द्वारा भी दर्शा सकते हैं। भाई रोस्टर विधि आपको पता है कैसे दर्शाते थे, और समुच्चय निर्माण विधि भी कैसे दर्शाते थे। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी समुच्चय को आरेख विधि द्वारा, आरेख मतलब बेन आरेख द्वारा, ये आरेख द्वारा जो है दर्शा सकते हैं, ठीक। इन्होंने जिस तरीके द्वारा समुच्चय को दर्शाया उसी को नाम दिया गया क्या? बेन आरेख, ठीक है। इन्हीं के, जो जॉन बेन थे, इन्हीं के नाम पर नाम दिया गया बेन आरेख। और इस तरीके में एक गणितज्ञ और भी हुए हैं, आयलर या यूलर कह सकते हो। इस तरीके में एक यूलर थे गणितज्ञ, ये भी मैथमेटिशियन थे, इनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान था। इसे जो है, जो बेन आरेख है, इसे जो है बेन यूलर डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। और इसे ही बाद में जो है बेन आरेख भी कहा गया। अब देखिए बेटा, ये आपका एज इक्वल टू दिया है 1 2 3, ये एक का अवयव है, एक समुच्चय हमने ले लिया। ये आपका किस रूप में है आप लोग पहचान रहे होंगे, ये आपका रोस्टर रूप में है, ठीक है। फिर ये क्या है आपका, इसी को हमने जो है समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखा? एज इक्वल टू क्या लिखते थे मझले कोष्ठक के अंदर? x सच दैट x इज इक्वल टू 1 2 3, ये आपका समुच्चय निर्माण विधि हुआ। अब हम देखेंगे इसको बेन आरेख के रूप में कैसे लिखते हैं। तो जब बेन आरेख में जो है क्या करते हैं, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको आयत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके पहले हमने बताया ना सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। तो जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है बेन आरेख में क्या होता है, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको एक आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यहाँ पे यू लिख देते हैं। ये यू का मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, बन गया, ये आपका बन गया सार्वत्रिक समुच्चय बन गया ये, ठीक। और बेन आरेख में क्या करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा, और इसके जो उप समुच्चय होंगे, इसके जो उप समुच्चय होंगे उसको इसमें जो है वृत्त के द्वारा, इसमें वृत्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए, तो हमने एक ले लिया क्या, सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया, इसको हमने यू से लिख दिया, ठीक। इसके अंदर एक गोला बनाया, ठीक। अभी आपको मैंने बताया कि जो है सार्वत्रिक समुच्चय को किससे लिखते हैं, आपका आयताकार द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसके उप समुच्चय को इसके अंदर एक गोले द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये इसमें क्या है, 1 2 3, तो हमने एक गोला बनाया और 1 2 3 लिख दिया, ठीक। तो ये आपका हो गया, बन गया क्या, किस रूप में, बेन आरेख के रूप में बन गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसी को लैंग्वेज में लिख लीजिए। ज्यामिति रूप में सार्वत्रिक समुच्चय को आयताकार क्षेत्र तथा समुच्चयों को प्रायः वृत्तीय क्षेत्र से निरूपित किया जाता है। और फिर सेकंड लिखिए, समुच्चय के अवयव इस वृत्तीय क्षेत्र के अंदर बिंदुओं से दर्शाए जाते हैं। समुच्चय को दर्शाए जाने वाला ऐसा चित्र बेन आरेख कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, समुच्चय ए बराबर, ये आपका इसके ए के अवयव हैं, सार्वत्रिक समुच्चय यू में स्थित है। इसको कैसे दर्शाएंगे, तो हमने क्या किया,
सबसे पहले आयत बनाया, ये आपका क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया U। इसके अंदर ये आपका जो A इज इक्वल टू कितने अवयव दिए थे, 1 3 5 7, तो इसको A लिखा, 1 2 यहाँ पे 3 हो गए बेटा, क्योंकि आपके ये अवयव कितने दिए, 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 ये अवयव को अंदर लिख दिया। ठीक है, अब चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें देखिए एक समुच्चय दिया है A इज इक्वल टू ABCDE, ठीक, B इज इक्वल टू दिया है ABC, ठीक, तो ये क्या है, B समुच्चय है A में, मतलब क्या है, ये जो B है इसके अवयव किस में है, A में है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय में कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाया, एक आयत बनाया, ये आपका U लिख दिया, तो ये आपका क्या है, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक, अब इसके अंदर देखिए A के अवयव क्या है, ABCDE, तो हमने एक गोला बनाया, A बनाया। ठीक, इसके अंदर क्योंकि ये इसी के जो है, ये इसी के जो है उपसमुच्चय है, तो इसके अंदर B बनाया। ठीक, तो A के, अब B के अंदर देखिए ये ABC इस A के अंदर है। ठीक है, तो ये B के अवयव को क्या कर दिया, ABC इसमें कर दिया। ठीक, अब इसमें से ABC अगर निकल गया तो बचा कितना, DE, तो हमने DE A में लिख दिया। ठीक, तो इसको हमने इसको दर्शा दिया। A का मैंने दिखाया, पहले B का दिखा दिया, ABC दिखा दिया, अब ये तो हम लोग लिख चुके हैं, इसके बाद बचा क्या, DE, तो इसको A में दिखा दिया। ये आपका क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया बेन आरेख के रूप में। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इसमें इसको बेन आरेख के रूप में कैसे लिखेंगे। एक समुच्चय दिया है A इज इक्वल टू 3 4 6 7 दिया हुआ। ठीक है, B के अवयव दिए हैं 4 6 10 12। अब आपको दिख रहा है कि A और B में कुछ अवयव क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कांस्टेंट है। देखिए इसमें 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ये दोनों में मिल रहा है। तो इसको बेन आरेख के रूप में कैसे लिखते हैं, तो देखिए ध्यान से। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे आयत के रूप में, इसमें U लिख दिया। ठीक, अब इसमें क्या है, एक दूसरे में उभयनिष्ठ है, मतलब जो इसमें है वही इसमें भी है। तो इसमें क्या करिए, एक गोला ऐसे बनाया, एक गोला ऐसे बनाया, तो एक गोले को A लिख दिया, ठीक, और एक में B लिख दिया। और ये जो इस वाले भाग में जो उभयनिष्ठ था, देखिए 4 इसमें है 4 इसमें, तो हमने 4 लिख दिया। इसमें 6 है, इसमें 6 है, तो ये हमने 6 लिख दिया। तो ये आपका ये हो गया उभयनिष्ठ। ठीक, अब देखिए बचा क्या, इसमें A में क्या बचा, अब हमने 4 6 तो इसमें लिख लिया, तो बचा 3 और 7, तो इसमें इसके अलावा 3 और 7 इसमें लिख दिया। B में क्या बचा, 4 6 तो निकल गया था यहाँ पे, बचा 10 12, तो 10 12 यहाँ पे लिख दिया। तो यही हो गया आपका बेन आरेख के रूप में कैसे लिखते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब तो समझ में गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक है बेटा समुच्चय संक्रियाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑपरेशन। ध्यान से समझिएगा। समुच्चय में मुख्यतः 3 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है, सबसे पहले पहला देखते हैं कौन कौन सी संक्रिया होती है। पहला होता है समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। ठीक, ये पहला होता है, ये पहली संक्रिया होती है। दूसरी क्या होती है, समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ। हमने दोनों बता दिए हैं, जिसमें आप लोग कहीं कंफ्यूजन ना हो कि ये प्रतिच्छेद क्या है, ये सर्वनिष्ठ क्या है। समुच्चयों का प्रतिच्छेद और सर्वनिष्ठ एक ही है। जैसे इसमें समुच्चयों का संघ, संघ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूनियन, ये सम्मिलन एक ही है। तीसरा इसमें क्या है, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का
अंतर। ठीक है, तो जो समुच्चय संक्रियाएं हैं ये जो है 3 भागों में ये विभाजित है। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इनके गुणधर्म देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब पहला है समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा यूनियन ऑफ सेट, इसलिए इंग्लिश भी तैयार करते चलिएगा। क्या होता है? यदि ए और बी 2 समुच्चय हैं, ध्यान से, यदि ए और बी 2 समुच्चय हैं तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में है या बी में है अथवा ए और बी में दोनों में है तो क्या कहलाता है? ए और बी का सम्मिलन अथवा संघ कहलाता है। ठीक है, इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है? इसे ए, ये जो यू तरह बना हुआ है इसको बोलते हैं ए यूनियन। चाहे संघ बोलो, ए संघ बी बोलो, चाहे ए यूनियन बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे ए यूनियन बी पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं देखिए ध्यान। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ए में है। एक्स क्या है? आपका कोई अवयव है जो ए में है और या बी में है। ठीक है, ये जो एक्स है ये अवयव है, या तो ये ए में है या तो ये बी में है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसके उदाहरण बताने से पहले ये समझ लीजिए इसको बेन आरेख के रूप में कैसे लिखते हैं। तो देखिए बेन आरेख में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय बनाया, फिर इसके अंदर आपके जो है परिभाषा में कह रहा है यदि ए और बी 2 समुच्चय हैं, ये ए बी आपके 2 समुच्चय हैं, तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में है या बी में है अथवा ये दोनों में है। देखिए ये ए में है और ये बी में है, या ये देखिए दोनों में है, इसमें दोनों में है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? इस तरह गोला बना के, ये आपका किसका चित्र है? ये ए यूनियन बी, ये जो बीच में है ये क्या है? ए यूनियन बी। ये आपका हो गया ए यूनियन बी, मतलब एक्स ए में भी है और ये बी में भी है। इसमें जो मान होंगे ए में भी होंगे और ये बी में भी होंगे। तो इसको जो है छायांकित कर देते हैं। छायांकित मतलब इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपका पहला उदाहरण है यदि ए इज इक्वल टू दिया है, ए के अवयव दिए हैं 1 2 3 और बी के अवयव दिए हैं 2 3 4। ये आपका क्या है? ये आपका ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, ये इसके क्या है? अवयव है। ठीक है, तो हमको ए यूनियन बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए बेटा ये ए का हो गया, बी होगा, ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? तो देखिए 1 2 3 हमने 1 2 3 लिखा। इसमें देखिए जो हम इसमें लिख चुके हैं वो इसमें नहीं लिखेंगे। देखिए 2 3 इसमें भी था, 2 3 इसमें भी है, तो इसको हम छोड़ देंगे और आगे क्या लिख लेंगे? 4। तो बात समझ में आ गई। ए संग बी मतलब ए के साथ में बी के भी अवयव लिखना है, ये याद रखिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। ए यूनियन, यूनियन मतलब होता है संघ, ए संग बी मतलब ए के संघ में बी। तो ए आपका 1 2 3, बी में क्या है? जो इसमें है, जो इसमें रिपीट हो रहा है वो छोड़ देंगे, आगे वाला इसमें लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया ए यूनियन बी। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है यदि ए इज इक्वल टू इतना ए बी सी डी दिया हुआ है, इसके अवयव, बी के अवयव ये दिया हुआ है। अब हमें ए यूनियन बी लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसके जितने अवयव लिख देंगे, ए बी सी डी लिख दिया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या मैच इसमें हो रहा है। अब इसमें मैच हो रहा है आपका बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो इसको बी हम छोड़ देंगे। फिर देखते हैं डी इसमें है तो डी छोड़ देंगे। तो आगे अब क्या बचा? इसमें बचा अवयव एफ, तो हमने एफ लिख दिया और आगे क्या बचा? जी। तो ये आपका हो गया ए संग बी, ए के साथ में बी। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए हम लोग देखते हैं कि 2 से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2 से अधिक समुच्चय, अगर मान लीजिए अभी तक मैंने आपको बताया 2 समुच्चय होते थे, उसका जो है आप यूनियन निकालते थे। अगर मान लीजिए 3 दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझिए। दिया है यदि ए इज इक्वल टू इतना दिया है, बी इज इक्वल टू इतना दिया है, सी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ। ठीक है, 3 समुच्चय हो तो ये निकालना है ए यूनियन, फिर ब्रैकेट में क्या है? बी यूनियन सी को लिखना है।
तो हमें सबसे पहले क्या करना, बी यूनियन सी लिख लेते हैं। तो हमने लिखा बी यूनियन सी लिखा। तो अभी मैंने आपको इसके पहले ऊपर बताया, तो हमको बी वाला देखना है और सी वाला देखना है। तो बी में कितने अवयव हैं पूरा लिख लेंगे, 3 4, 3 4 लिख लिया। फिर उसके बाद इसमें हम देखते हैं कोई इसमें मैच तो नहीं हो रहा, 3 4 इसमें नहीं, तो इसलिए 4 5 6 इसमें लिख लिया। तो ये आपका हो गया बी यूनियन सी। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, ए के अवयव पहले मतलब लिखेंगे, और इसमें अगर ए में कोई अवयव इसके हैं तो उसको छोड़ देंगे। तो देखिए ए में कितना है, 1 2 3, ये अवयव जो है इसमें बी और सी में नहीं, तो इसको हमने इसमें लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ए के हमने सारे अवयव लिख दिया, 1 2 3। अब इसमें देखिए 3 4 5 6, तो 3 तो हम एक बार लिख चुके हैं, तो इसलिए 3 जो है दोबारा नहीं लिखेंगे ये। फिर इसके बाद क्या है, 4 5 6, हमने 4 5 6। अब इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं, अब उससे नहीं मतलब है, बी यूनियन सी से मतलब है, इससे मतलब है। तो देखिए ए में कितना दिया, 1 2 3, हमने ए के पूरे अवयव लिख दिया। अब बी यूनियन सी में मैच करते, 3 तो हम लोग लिख चुके थे, इसलिए 3 को छोड़ देंगे। आगे क्या बचा, 4 5 6, तो हमने आगे 4 5 6 लिख दिया। तो अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे समुच्चयों के संघ के गुण धर्म। ये जो मैं बता रही हूँ इसके नोट्स बनाते चलिएगा, आपको हमेशा काम आते रहेंगे। आप किसी भी चैनल में, किसी भी इसमें आपको ऐसे जो है नोट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से इसको नोट्स संभाल के रखिएगा, ये आगे ग्रेजुएशन तक भी काम आएगा आपका। ठीक है, तो समुच्चयों के संघ के गुणधर्म, यदि ए बी सी 3 समुच्चय है, ठीक है, तो इनके संघ या सम्मिलन निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उधर मैंने एग्जाम्पल बता दिया है 3 का, कि अगर 3 जो है समुच्चय हो तो इसका कैसे निकालते हैं। लेकिन यदि ए बी सी 3 अगर समुच्चय हो तो इनका जो यूनियन होता है या संघ होता है, तो ये क्या होता है, निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। ठीक, कौन कौन से नियम का पालन करते हैं, तो देखिए पहला है वर्ग सम नियम, इसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अगर ए यूनियन ए इक्वल टू कहीं लिखा है तो उसके बराबर आप ए लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान से ये याद कर लीजिएगा, ये 4 नियम है, ये 4 नियम याद कर लीजिएगा कि समुच्चयों के संघ के गुणधर्म, संघ या सम्मिलन के गुणधर्म। तो वर्गसम नियम क्या होता है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ठीक, क्रम विनिमय नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ये सब इंग्लिश मीनिंग ये भी तैयार कर लीजिएगा कि किसको क्या कहते हैं। ग्रेजुएशन में ये होता है कि आपको पता चला हिंदी तो पता है, लेकिन उसमें इंग्लिश में होता है तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्रम विनिमय पढ़े थे तो ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है। तो अगर कम्यूटेटिव लॉ अगर आप इंग्लिश में पता होगा तो आप समझ जाएंगे ये आपका क्रम विनिमय नियम ही है। तो इंग्लिश भी साथ में तैयार करते चलेंगे। ठीक है, तो बेटा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसका उल्टा बी यूनियन ए। ठीक है, तो ये आपका होता है क्रम विनिमय नियम, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसे आपने 6th 7th 8th में आपने संक्रियाएं पढ़ी थी, जोड़ घटाव गुणा भाग की, तो ये उसी तरह की आपकी इसकी संक्रियाएं। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद तीसरा है साहचर नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक, ये क्या होता है, ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी हो गया, फिर इधर आएगा ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। ठीक, सेम आपका जो है 7th 8th में जैसे संक्रियाएं पढ़े हो तो ये उसी तरह आपका है। तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ, इंग्लिश में इसको बेटा बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो देखिए क्या होता है आइडेंटिटी लॉ, इसको समझिए। इसमें 2 है, तत्समक नियम में 2 है। कंडीशन है क्या है, ए यूनियन अगर फाई है, फाई आपको याद होगा क्या होता है, रिक्त समुच्चय। अगर ए यूनियन कहीं रिक्त समुच्चय होगा तो उसका मान कितना होगा, हमेशा ए होगा। और ए यूनियन, यू क्या है आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। अगर ए यूनियन
ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय अगर होगा तो ये इसका मान भी क्या हो जाएगा, यू ही आ जाएगा। ठीक, हमने लिख दिया यहाँ यू सार्वत्रिक समुच्चय व फाई क्या आपका रिक्त समुच्चय है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बेटा अगला टॉपिक पढ़ते हैं। नंबर 2 है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद। मैंने संक्रिया में सबसे पहले बताया था कि नंबर 1 होता है समुच्चयों का सम्मिलन और दूसरा क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद। ठीक है, तो इसको समझिए। यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो एक ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो। ध्यान से समझिएगा, ऐसा समुच्चय जिसके जो सभी अवयव ए में और बी दोनों में भी हो, ए और बी का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, देखिए एक चीज़ और, सर्वनिष्ठ को बोलते हैं बेटा या प्रतिच्छेद को इंटरसेक्शन। तो उसमें यू तरह बना था तो उसको बोलते थे यूनियन। इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, के रूप में लिखते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, हिंदी में ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ए में है, मतलब ये अवयव जो है ए में है और ये जो है एक्स जो है बी में है, मतलब ए में भी है, जो एक्स के अवयव ए में भी है और बी में भी है। ठीक, तो इसको बेन आरेख में समझ लेते हैं। हमने एक बनाया क्या, सार्वत्रिक समुच्चय बनाया, यू लिखा। ठीक, अब जैसा कि आपके इसमें कह रहा है कि ए में भी है और बी में भी है और क्या है, उभयनिष्ठ है, तो हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। ठीक है, ये ए के अवयव हो, ये बी के हो गया। तो इसमें जो उभयनिष्ठ है तो उसको हम ये कलर कर देंगे, ये छायांकित कर देंगे। तो जो ए में भी है और बी में भी है इसको हम किस में लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, सर्वनिष्ठ हो गया। अब एक चीज और समझ लीजिए, छोटी सी चीज है, देखिए यदि ए, ये क्या है आपका निशान, इंटरसेक्शन, यदि ए इंटरसेक्शन बी कहीं हो तो इसका मान हमेशा क्या होता है, फाई। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, इसको क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय। ध्यान से दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई अगर है तो ये आपका क्या है, असंयुक्त समुच्चय है या विसंगत है। और अगर दिया है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नॉट टू फाई, अगर ये फाई के बराबर नहीं है तब क्या होगा, ए और बी संयुक्त समुच्चय होगा। तो इस कंडीशन को लिख लीजिएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। दिया है यदि ए इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 दिया है, बी इज इक्वल टू दिया है 5 6 7 8 9 दिया हुआ है और हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेटा अब ए इंटरसेक्शन बी में हम वही लिखेंगे बेटा जो दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है। अब देखिए दोनों में कौन कौन सा है, ये देखिए 5 है, ठीक है, 6 है और 7 है। तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी 5 6 7 जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, अब इसको हम जो है बेन आरेख में कैसे लिखेंगे, आपको एक आयत बनाएंगे और इसमें यू लिखेंगे। ठीक, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया आपका। इसके अंदर आपको मैंने बताया था एक इधर बनाएंगे एक इधर बनाएंगे, ये हो गया ए के अवयव, ये हो गया बी के अवयव और दोनों में उभयनिष्ठ कितना था, 5 6 7, तो 5 6 7 को अंदर लिखेंगे। अब जब 5 6 7 को अंदर लिख लिया तो बचा क्या, 3 4, 3 4 को इसमें ए वाला जो है 3 4 बचा तो 3 4 ए में लिख लिया। बी में 5 6 7 तो हमने यहाँ पे लिख लिया तो बचा कितना, 8 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आप समझ गए होंगे कि हमको बेन आरेख द्वारा कैसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे समुच्चयों के सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदन के गुणधर्म। इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसको भी आपको याद करना है। पहले मैंने बताया था समुच्चयों का सम्मिलन या संघ का जो है गुणधर्म बताया था। अब ये क्या है, आप समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है, तो ये
आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें क्या है, वर्गसम नियम। उसमें भी वर्गसम नियम पढ़ा था। तो वर्गसम नियम क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। उसमें क्या था, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए था, इसमें ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ठीक, क्रम विनिमय नियम में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए दोनों में क्या है, उसमें सिर्फ अंतर क्या था, यहाँ पे यूनियन लगा हुआ था, इसमें क्या लगा है, इंटरसेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। फिर थर्ड क्या है, सहचर नियम। सहचर नियम में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, अब तत्समक नियम में क्या था, इसमें भी दो नियम, इसके भी दो पार्ट है। पहला है ए इंटरसेक्शन यू। ध्यान दीजिएगा, ये आपका यू क्या है, आपका सार्वत्रिक समुच्चय है या समष्टि समुच्चय। तो ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहीं अगर कहीं ए इंटरसेक्शन यू लिखा होगा तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, ए होगा। और अगर ए इंटरसेक्शन फाई लिखा होगा तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, फाई में। लेकिन ये कब होगा, जब ये समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदन होगा तब। पांचवा देखिए, पांचवा आपका है वितरण अथवा बंटन नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए आपको। इसमें क्या है, दो है। ठीक, इसमें भी दो संक्रिया है। देखिए ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल। पहला इसमें है प्रतिच्छेद संक्रिया संघ संक्रिया पर। संघ के मतलब सम्मिलन, जो इसके पहले सम्मिलन पढ़े थे उसकी संक्रिया पर वितरित होती है। प्रतिच्छेद संक्रिया, प्रतिच्छेद संक्रिया क्या है आपका, यही सर्वनिष्ठ संक्रिया सम्मिलन संक्रिया पर वितरित होती है। ठीक, ये जो आपका जो है सर्वनिष्ठ है संक्रिया है, जो ये पढ़ रहे हो, ये जो संक्रिया है कह रहा है कि आपका जो इसके पहले पढ़ चुके हो सम्मिलन संक्रिया पर वितरित होती है। ठीक, क्या कैसे, ए कहीं लिखा हो, देखिए ध्यान से, ए ये इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में क्या हो गया, बी यूनियन सी हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर कहीं ऐसे लिखा तो इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए एक बार ये ब्रैकेट समझे खोल ले, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन फिर ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी। ये इसकी शर्त हो गई। दूसरी क्या है, संघ क्रिया। संघ मतलब सम्मिलन, जो इसके पहले पढ़ लो, सम्मिलन क्रिया प्रतिच्छेद क्रिया पर वितरित हो। पहले इसमें क्या था, जो आपका ये प्रतिच्छेद संक्रिया थी मतलब सर्वनिष्ठ संक्रिया थी, वह जो है सम्मिलन संक्रिया पर वितरित होती थी। अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया, सम्मिलन संघ मतलब सम्मिलन क्रिया किसमें, सर्वनिष्ठ क्रिया पर वितरित हो, तब क्या कैसे होगा। तो ए देखिए इसमें अंतर क्या है, जब यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन था तो अंदर क्या था आपका, यूनियन था। अब यहाँ यूनियन है तो अंदर क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अंतर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यूनियन हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो ये आपको इस तरह आपको याद करने में आसानी होगी। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे भविष्य में कोई कंपटीशन देने जाएंगे तब भी ये आपको काम करेगा। प्यारे बच्चों, अब तीसरा टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक आपने क्या पढ़ा, समुच्चयों का सम्मिलन या संघ। दूसरा पढ़ा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद। अब तीसरा टॉपिक है दो समुच्चयों का अंतर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या होता है, यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयव हैं पर बी के अवयव नहीं है तो ए से बी का अंतर समुच्चय कहा जाता है। इसे ए माइनस बी से निरूपित करते हैं और इसे क्या पढ़ते हैं, इसे ए से बी का अंतर पढ़ते हैं। लिखते कैसे हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ए में, ध्यान से देखिएगा, जो एक्स ये अवयव है ए में तो है बी में नहीं है। आपने समुच्चयों का सम्मिलन में क्या था कि एक्स जो है ए में भी था और एक्स बी में था,
आपने इसमें प्रतिच्छेद में भी पढ़ा कि एक्स ए में भी है और बी में भी है, लेकिन समुच्चयों का अंतर में क्या है, एक्स ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, और जब एक्स बी में होगा तब ए में नहीं होगा। जैसे इसी प्रकार बी से ए के अंतर को कैसे दिखाएंगे, अगर बी माइनस ए दिखाना होगा तो क्या करेंगे, ऐसे बी माइनस ए लिखेंगे इक्वल टू एक्स दैट एक्स। अब एक्स जो है बी में तो है लेकिन किस में नहीं है, ए में नहीं है। तो चलिए अब इसको समझते हैं उदाहरण द्वारा। तो बेटा एग्जाम्पल है, यदि a इज इक्वल टू, ये a के अवयव दिया है, ये b के अवयव दिए हैं, हमें निकालना है a माइनस बी निकालना है एक बार, b माइनस ए निकालना है। तो देखिए a माइनस बी निकालने के लिए क्या हो जाए, a से b के अवयव हटाने पर प्राप्त समुच्चय, मतलब a में जो है जितने भी b के अवयव होंगे वो हटा देंगे। देखिए क्या a माइनस बी। अब इसमें करना क्या है बेटा, a माइनस बी का मतलब हो गया a से जो है, ये जो a है इसमें b के अवयव हटा देंगे। तो b के अवयव देखिए 1 2 3, इसमें तो कहीं नहीं है 1 2 3, ठीक है। अब b के अवयव इसमें क्या क्या है, 4 है, तो इसमें से a वाले में से हटा देंगे 4, फिर इसमें क्या है 5 हटा देंगे। तो कहने का मीन्स ये है कि a वाले में से b के अवयव हटा देंगे, ठीक। तो देखिए ये हटाने के बाद आपके पास बचा क्या, 1 और इसमें 2 भी है, तो ये 2 भी हटा देंगे, तो आपके पास बचा 1 और 3, ठीक। अब b माइनस ए करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो हम इसका मतलब हो गया कि जो है b में a के जो है अवयव हटाने पर, तो a के अवयव क्या है, देखिए b से a के अवयव हटाने पर, तो a के अवयव पहले यहाँ पे कितना है 2 4 5, a के अवयव कितना है 2 4 5, तो इसको 2 4 5 को छोड़ देंगे, ठीक है। बचा कितना 6 7, तो यहाँ पे हो गया 6 7। तो इसको समझ लीजिएगा, जब a माइनस बी होगा मतलब a में से b के जितने भी मान होंगे हटा देंगे, a में से हटा देंगे, और b माइनस ए होगा तो b में से a के जितने भी मान होंगे वो छोड़ देंगे, बाकी ये लिख लेंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा a माइनस बी का मतलब, b माइनस ए का मतलब क्या होता है। अब चलिए इसको बेन आरेख द्वारा समझ लेते हैं। बेन आरेख में क्या है, ध्यान से देखिए, a माइनस बी, तो ये आपने बनाया क्या, ये आपका हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, या इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया, ठीक। ये आपका a के अवयव b के अवयव, ठीक है। जब a माइनस बी होगा तो a का तो अवयव लेंगे लेकिन b के अवयव क्या कर देंगे, ये छोड़ देंगे। तो देखिए इसमें b के अवयव पूरे खाली हैं और a के अवयव भरे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें b माइनस ए में होगा क्या होगा, तो ये आपका ये यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर इसमें क्या हो गया, ये आपका ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसमें क्या हुआ, a को छोड़ दिया b को लिया, मतलब ये b लेंगे a को छोड़ देंगे, तो ये b को ले लिया a को छोड़ दिया, तो ये इस तरह आपका ये बेन आरेख हो गया। अब अगला टॉपिक है बेटा, दो समुच्चयों का सममित अंतर, इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो देखिए माना a व b दो समुच्चय है, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को समुच्चय a व b का सममित अंतर कहते हैं। तो समझिए इसको, अगर a माइनस बी और u b माइनस ए को, इसी को क्या कहते हैं, सममित अंतर कहते हैं। इसे a ये त्रिभुज के रूप में है, ये b, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, x सच दैट x, मतलब जो है ये अवयव जो है a माइनस बी में भी है, a माइनस बी में भी है, फिर इसका यूनियन b माइनस ए। तो चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए बेटा उदाहरण है, माना a इज इक्वल टू एक समुच्चय 3 4 5 दे दिया गया, b दिया 4 5 6, तो a त्रिभुज b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a मतलब क्या हो गया, a माइनस बी, a क्या हो गया आपका a माइनस बी। तो a माइनस बी हमने कैसे बताया था कि a के मान लेंगे लेकिन b के मान नहीं लेंगे। तो देखिए इसमें हम b के मान क्या है 4 5, तो 4 5 छोड़ देंगे, तो हम जो है ये a माइनस बी हमने ये मान ले लिया, ठीक। तो ये हो गया आपका a माइनस बी, ठीक। फिर इसमें क्या क्या है b माइनस ए। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर हमने बताया था
कि अगर A माइनस बी यूनियन B माइनस के रूप में है तो ये आपका क्या हो गया, सममित अंतर कहते हैं इसी को। तो देखिए ये आपका इसको शॉर्ट फॉर्म में A हो गया और ये आपका क्या हो गया B। इसका मतलब हो गया A माइनस बी, मतलब A को तो लिया B को नहीं लिया, और इसमें B को लिया A को नहीं लिया। तो इसमें क्या कर देंगे, A के मान में और B के मान देखेंगे पहले वाले में, इसमें तो इसमें क्या लेंगे 4 5 को छोड़ देंगे और ये A वाला ले लेंगे। इसी तरह B माइनस A मतलब B के मान तो लेंगे 4 5 और 6 है, अब 4 5 इसमें भी है तो क्या करेंगे 4 5 छोड़ देंगे और 6 ले लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद ए तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में 3 और 6 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं बेटा अगला टॉपिक, समुच्चय का पूरक, या इसी को बोलते हैं बेटा पूरक समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, क्या होता है, यदि A एक समुच्चय है तथा U उसका सार्वत्रिक समुच्चय है तो U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है A का पूरक समुच्चय कहलाते हैं। A के पूरक समुच्चय को A डैश या A C से प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थियों परिभाषा को एक बार और समझिए, यदि A एक समुच्चय दिया हुआ है और U इसका जो है क्या दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है, तो U के जो अवयव का समुच्चय क्या लिखा है, U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है A का पूरक समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो देखिए ये आपका A डैश या A की पावर C जो दिया हुआ AC दिया है, इसका मतलब क्या होता है U माइनस A, इसका मतलब यही होता है U माइनस A, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने A माइनस बी वाले में पढ़ा था कि अगर A माइनस बी कहीं दिया है तो A के अवयव लेंगे B के नहीं लेंगे। इसी तरह U माइनस A का मतलब क्या हो गया, U के अवयव तो लेंगे लेकिन A के अवयव नहीं लेंगे। तो देखिए इसको क्या लिखते हैं, X सच दैट X बिलोंग करता है U में, मतलब ये जो अवयव X है ये U में है। ठीक है, कोई अवयव है ये U में है और X डज नॉट A, मतलब U में तो है लेकिन A में नहीं है। और ये कहीं अगर पूरक समुच्चय लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा U माइनस A मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय को ये माइनस करना है। तो ये तो माइनस करना समझ गए होंगे कि अगर U का मान जो है लेंगे लेकिन A के मान को छोड़ देंगे। ठीक, अब उदाहरण द्वारा समझते हैं इसको। यदि A इज इक्वल टू 3 4 5 6, आपका एक अवयव दिया है A का जो है दिया है और U आपका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय ये दिया हुआ है आपका, तो A डैश का मान ज्ञात करो। A डैश मतलब पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, तो देखिए बेटा A डैश या एक C का मतलब क्या होता है U माइनस A, मैंने आपको बताया। अब देखिए बेटा इसका मतलब क्या है, U जो ये आपका दिया है इसमें A के जितने भी मान होगा हटा देंगे। तो देखिए A के कौन कौन से मान है, 3 दिया हुआ है काट देंगे, फिर 4 दिया है काट देंगे, 5 दिया है काट देंगे, 6 दिया है काट देंगे। U में से A के जितने भी मान है, U में से A के जितने भी मान है वो कट कर देंगे, बचा कितना 1 2, यही आपका क्या हो गया, पूरक समुच्चय हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम दिखाते कैसे हैं, हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, यूनिवर्सल जो है सेट बनाया मतलब सार्वत्रिक समुच्चय बनाया, इसको U से लिखते हैं। इसके अंदर जो ये गोले में हमने क्या किया, ये तो हम इसमें क्या है, इसमें जो है इसको लेते नहीं है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में जो है A का जितने भी मान है वो कैंसिल कर देते हैं, तो A का मान खाली हो जाता है। तो यही अंदर हमने A को क्या दिखा दिया, खाली दिखा दिया। ठीक, अब देखते हैं बेटा पूरक समुच्चय के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इसको हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। तो देखिए पहला, किसी समुच्चय A के पूरक समुच्चय A डैश का पूरक समुच्चय स्वयं समुच्चय A होता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी समुच्चय का जो है पूरक जो होगा उसका वह स्वयं क्या होता है, समुच्चय होता है। अगर कोई पूरक है, ये दिया हुआ पूरक समुच्चय दिया हुआ है, फिर इसका पूरक समुच्चय निकालेंगे तो ये किसका मान क्या हो जाएगा, वो स्वयं समुच्चय
ए हो जाएगा। फिर दूसरा क्या दिया है, समुच्चय ए तथा उसके पूरक समुच्चय ए डैश का संग मतलब यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय होता है। देखिए इधर, ये ए आपका समुच्चय है, ये आपका पूरक समुच्चय है, इसका जो दोनों का यूनियन होगा इसका मान हमेशा जो है ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। मतलब ए यूनियन ए का मतलब क्या होगा, ये आपका यू है और ये आपका क्या है, यू, सार्वत्रिक समुच्चय। तो ए यूनियन ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। अब ये यूनियन है तो ये यूनियन नहीं है, क्योंकि दो इसमें लगता है यूनियन, कहीं अलग से थोड़ी ना लगता है। ठीक है, ये आपकी संक्रिया क्या है, जैसे आप ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब लिखते हो, ये समझ लिए वही है। ये आपका ए यूनियन मतलब ए संग ए डैश, ए डैश क्या आपका पूरक समुच्चय है, ये समुच्चय है, ये आपका पूरक समुच्चय है। अगर एक समुच्चय में और एक पूरक समुच्चय का जो है संग निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक, थर्ड देखिए, समुच्चय ए तथा उसके पूरक समुच्चय ए डैश का सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय होता है। कहने का मीन्स है कि जो ए है, एक कोई समुच्चय है और एक पूरक समुच्चय है, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, फाई होगा। इसको याद रखना है। अगला देखिए 4 डी मॉर्गन के नियम, ये इसी में है, तो ये बेटा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। डी मॉर्गन का नियम ये हमेशा आप बड़े भी हो जाओगे तो हमेशा काम आएगा। तो क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी का जो क्या निकालना है, पूरक निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी तरह इसका उल्टा, अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। इसमें देखिए ध्यान से, जब यूनियन था तब यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, जब यहाँ इंटरसेक्शन था यहाँ पे यूनियन हो गया। उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको अच्छे से अच्छे नोट्स देने की कोशिश किया है जो आपके भविष्य में काम आते रहेंगे। आपको इस चैनल पे कहीं भी किसी भी चैनल में इतना व्यवस्थित आपको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अगर वीडियो पसंद आए भी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे लिए एक प्रेरणा बनता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आप अगर एक लाइक करते हो तो हमको बहुत खुशी मिलती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है मुझे खुशी देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तभी लाइक करिएगा, ठीक है।